हेलो बच्चों, वेलकम टू द पाठशाला क्लासेस। माय नेम इज आशीष कुमार और हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे सोल्यूशन, जिसमें हम लोगों ने आखिरी लेक्चर था उसमें देखा था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में हम लोगों ने देख लिया था कि क्या क्या चीज़ें हैं, जो कि इंट्रोडक्शन था। उसमें इंट्रोडक्शन में हमने पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ चुके थे, जिसका नाम था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, तो अब हमें जो नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़नी है वो है हमारी बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। उसके बाद हम पढ़ेंगे फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन और लास्ट में हमारी है ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज विच इज़ बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। अब एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट प्रॉपर्टी पढ़ने से पहले हमें बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन पढ़नी पड़ेगी। जैसा कि हम लोगों ने पहले भी देख चुके हैं, बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, दोबारा बता रहा हूँ। वो टेम्परेचर, लिक्विड का वो टेम्परेचर जिस पे लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, तो बॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, इसीलिए आपका डिपेंड करता है कि अलग अलग जगह पे बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है आपने। यही एक कारण है जिसकी वजह से हम हिली एरियाज़ पे कुकिंग करना मुश्किल होता है। जैसे जैसे हम हाइट गेन करते हैं तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कम होने लगता है। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने लगेगा तो जो बॉइलिंग है वो अब कम टेम्परेचर पे होगी। जो कम टेम्परेचर पे होगी तो जो भी चीज़ पहले 100 डिग्री पे बॉयल हो रही थी, अब उसको 100 डिग्री तो मिलेगा नहीं, क्योंकि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो नीचे जा चुका है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि हिली एरियाज़ पे कुकिंग करना मुश्किल होता है। ठीक है, तो हम लोग अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट करें तो उसके बारे में देखें। देखिए, जो डेफिनेशन मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, तो जो हमारा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा टी बी से। ठीक, और डेल्टा टी बी आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के, स्मॉल एम। ठीक है, तो अब हम इसमें देखना है कि जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, ठीक है, डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू टी बी माइनस टी नॉट बी। अब इसमें टी नॉट बी क्या है वो हम देखते हैं। टी नॉट बी हमारा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट है। टी बी जब कोई भी सॉल्यूट आपने उसमें ऐड कर दिया है तो टी बी मतलब टी बी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। तो चेंज क्या होगा, डेल्टा टी बी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, टी बी माइनस टी नॉट बी। अब एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जब भी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की बात होगी तो टी बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन टी नॉट बी। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला कि डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी होता है। अब जैसे ही प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आता है विच इज़ के बी। अब के बी को बोला जाता है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, इबोलोस्कोपिक कांस्टेंट। तो कभी कभी ये डिफाइन करने को भी आ जाता है कि डिफाइन 1 kb, डिफाइन इबोलोस्कोपिक कांस्टेंट, डिफाइन मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। तो सिंपल सा डेफिनेशन है, मैं बता देता हूँ आपको क्या है। जब भी आपसे पूछा जाए द kb of water is 0.52 Kelvin kg per mole for 1 kg of solvent, comment on this statement। मतलब क्या है इसका, तो इसका मतलब क्या है कि अगर 1 मोल ऑफ सॉल्यूट को डिज़ोल्व किया जाएगा 1 kg ऑफ वाटर में, तो जो भी एलिवेशन होगा, मतलब जो भी टेम्परेचर बढ़ेगा वो कितने से बढ़ेगा, 0.52 केल्विन। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट चीज़ जो उसका डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास है वो स्टार्ट करते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास, जैसा कि हम लोग कॉलिगेटिव में प्रॉपर्टीज़ में देख ही रहे हैं कि हमारा काम क्या है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में, हमें मोलर मास निकालना है सॉल्यूट का। तो वैसा ही काम हमें यहाँ पे भी करना है। तो जो एक्सप्रेशन हमने पीछे देखा था, डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू के बी इंटू एम। अब मोलैलिटी को हम खोलेंगे, तो मोलैलिटी की डेफिनेशन क्या है, मोलैलिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो मोलैलिटी को खोल देंगे हम। जैसे ही हम मोलैलिटी का फॉर्मूला खोलेंगे तो m इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। डब्ल्यू बी एम बी है, डब्ल्यू ए वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आई गेस आप लोगों को पता होगा। अगर नहीं पता है तो लास्ट वीडियोज़ में जाके देख लीजिए। तो जब मोलैलिटी का फॉर्मूला खुला तो डेल्टा टी बी हमारा निकल के आता है, डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। अब डब्ल्यू ए हमेशा याद रखना है, किस में रखना है, ग्राम्स में। अब यहाँ पे आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, जब सॉल्वेंट है और सॉल्यूशन का ग्राफ, दोनों ग्राफ दिख रहा है आपको। जो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है टी बी,
वो आपका पहले है और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन वो थोड़ा सा आगे है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा कम होगा एज़ कम्पेयर टू सोल्यूशन। तो डेल्टा टी बी क्या होता है, इसका डिफरेंस। अब इस बात को समझने के लिए आप घर में एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। चाय सब बनाते होंगे आप लोग घर में, नहीं बनाते तो एक बार बना लीजिएगा। आप एक कंटेनर लेंगे जिसमें भी चाय बनाते होंगे आप, तो उसमें आप पानी लो, पानी को बॉईल करो। जैसे ही बॉइलिंग स्टार्ट हो जाए, ठीक है, आपको पता लग जाएगा कि बॉइलिंग हो गई है, बबल्स आने लग गए हैं। जैसे ही बबल्स आने लगेंगे उसमें आप एक चम्मच चीनी डाल दो। जैसे ही चीनी डाली आपने तो जो बबल्स बन रहे थे वो बबल्स बंद होना बनने जो है वो थोड़ी देर के लिए बंद हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आपने क्या किया, आपने बॉइलिंग पॉइंट का जो टेम्परेचर था, जो बॉइलिंग पॉइंट है सोल्यूशन का, वो बढ़ा दिया बाय एडिंग सॉल्यूट। तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है आपने। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्या होती है हमारी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो हम नेक्स्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं अपनी, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। और इसमें क्या होता है पूरी डिटेलिंग में हम देखेंगे। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन से पहले फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, वो टेम्परेचर जहाँ पे आपका वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बराबर हो जाता है वेपर प्रेशर ऑफ सेम सॉलिड फेज, मतलब उसी लिक्विड का जो सॉलिड फेज है। कहने का मतलब है जब वेपर प्रेशर ऑलमोस्ट इक्वल टू ज़ीरो होता है तो तब आपका फ्रीजिंग स्टार्ट हो जाती है। ये आपका बिल्कुल सिमिलर है जैसा हमने एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में देखा था, यहाँ पे भी डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट में भी वही बात करनी है। जैसे कि अब डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या है, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब है जब भी कोई आप सॉल्यूट ऐड कर रहे हो किसी भी सॉल्यूशन में, तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो और नीचे चले जाएगा। जैसे कि जो पहले 0 डिग्री पे बॉयल फ्रीज हो रहा था वो अब -1 -2 -4 -10 इस डिग्री पे, इस टेम्परेचर पे फ्रीज होगा। अब इसका भी आप एक्सपेरिमेंट घर में कर सकते हैं। आप 2 ग्लास लो, 2 ग्लास में एक नॉर्मल वाटर लो, दूसरे ग्लास में चीनी या नमक कुछ भी डाल दो, दोनों को फ्रीज़ करो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, मान लो 2 घंटे के लिए। दोनों में आप एक चीज़ देखोगे कि जो फ्रीजिंग है वो आपका जो नॉर्मल वाटर है उसमें पहले स्टार्ट हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू सॉल्टी वाटर। तो इससे क्या चीज़ पता लगी है, जब भी हम सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, वो घट जाएगा। अब इसीलिए आपका जो डेल्टा टी एफ है इज इक्वल्स टू टी नॉट एफ माइनस टी एफ है। बहुत अच्छे से ध्यान रखना, आप उल्टा मत कर दीजिएगा कि टी एफ माइनस टी नॉट है, बहुत स्टूडेंट कर देते हैं। तो प्योर सॉल्वेंट का जो भी आपका फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो ज़्यादा होगा, ज़्यादा मतलब पॉजिटिव होगा एज़ कम्पेयर टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, क्योंकि जैसे ही आपने सोल्यूशन में सॉल्यूट ऐड किया है तो फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया है। तो इस चीज़ को रिलेट करना है आपने। तो डेल्टा टी एफ पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको शफल कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस लेना है, इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है आपने। अब राउल्ट्स लॉ का यूज़ करेंगे, जैसे हमने पिछली 2 प्रॉपर्टीज़ में किया, इसमें भी करेंगे। तो राउल्ट्स लॉ का यूज़ करके हम इसका एक्सप्रेशन निकालेंगे। तो एक्सप्रेशन निकालने के लिए क्या है कि जो भी आपका फ्रीजिंग पॉइंट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, जो भी आपने सॉल्यूट ऐड किया है। तो सॉल्यूट की कंसनट्रेशन, अब कंसनट्रेशन यहाँ पे हम मोलैलिटी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो डेल्टा टी एफ जो भी डिप्रेशन आएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, मोलैलिटी के। डेल्टा टी एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। मोलैलिटी को देखिए लास्ट प्रॉपर्टी हमने खोल के देखा था, तो वैसे ही करना है। तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए इन ग्राम्स। ठीक है, ए आपका सॉल्वेंट के लिए यूज़ करते हैं, बी हमारा सॉल्यूट के लिए यूज़ करते हैं, दोबारा बता दिया, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। अब इसको एम बी निकाल देंगे, तो एम बी शफल करके हमारा एम बी आ जाएगा। आपको सिंपल सी बात है कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से हम क्या कर रहे हैं, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकाल रहे हैं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिए आप। तो यहाँ पे हमारा जो एक्सप्रेशन आया, एम बी इज इक्वल्स टू के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टी एफ इंटू डब्ल्यू ए। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। अब जैसे ही हमने प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया था तो के एफ एक कॉन्स्टेंट आया था। तो के एफ हमारा होता है मोलर डिप्रेशन कॉन्स्टेंट फॉर सॉल्वेंट, एक और नाम से जाना जाता है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, इस चीज़ को ध्यान रखना, जहाँ भी वर्ड क्रायो आता है CRYO, वो आपका एक्सट्रीम लो टेम्परेचर की बात करता है। कायरोजेनिक, कायरोमेटलर्जी, जितना भी क्रायो आता है ये चीज़ क्या रिप्रेजेंट कर रही है, वो टेम्परेचर आपका कम टेम्परेचर की बात करिए, लो टेम्परेचर की बात करिए, जहाँ पे ठंडा किया जाता है चीज़ों को। ठीक है, तो हम लोग आगे देखते हैं। हम यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिप्रेशन
इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब टेम्परेचर आपका जो अब देखिए, जैसे ही आप लोग किसी भी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो फ्रीजिंग उसका क्या हो जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट उसका कम हो जाता है। कम होने का मतलब बता चुका हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जो ग्राफ में देख रहे हो आप लोग, जो सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है वो सॉल्वेंट से कम है। कम मतलब नेगेटिव में है। तो यहाँ पे डेल्टा टी एफ आपका निकल के आता है टी नॉट एफ माइनस टी एफ। ठीक है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन याद रखने हैं, और आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका एक्सप्रेशन है वो बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो जो हमारी नेक्स्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी अब आती है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर, जो कि लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं, तो इस चीज़ को हम बहुत अच्छे से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए व्हाट इज़ डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, और दोनों में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले हम लोग अपना देखेंगे डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन आप लोगों ने शायद 10th में पढ़ा हो कि डिफ्यूजन होता क्या है। सिंपल डेफिनेशन में बताऊं, डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आपका जो भी पार्टिकल्स हैं वो हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल मैं आप लोगों को बोलूँ, जैसे आप लोग कहीं पे भी एक रूम में एक डीओ या परफ्यूम स्प्रे करते हो तो वो पूरे रूम में फैल जाता है। कोई घर में खाना बनता है तो उसकी खुशबू पूरे रूम में फैल जाती है। हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे दिख रहा है कि एक वाटर कंटेनर है, उसमें हम एक क्या करेंगे, इंक का ड्रॉप डालेंगे। अब इंक का ड्रॉप क्या होगा, हायर कंसनट्रेशन। सॉल्वेंट जो है, जो भी लिक्विड है वो क्या है, लोअर कंसनट्रेशन। अब ये क्या होगा, हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन होने की वजह से क्या होगा, पूरा का पूरा सोल्यूशन जो है हमारा कैसा हो जाएगा, इंक वाला हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब भी हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन जो भी चीज़ जाती है उसे बोला जाता है डिफ्यूजन। बेसिकली गैसेस और लिक्विड के फेज में बोला जाता है इनको। तो ये तो था हमारा डिफ्यूजन। अब हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस में हमारा जो काम हो रहा है वो थोड़ा सा रिवर्स होता है। ये डिफ्यूजन तो है बट एक तरीके से एक रिवर्स है। वहाँ पे आपका हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन जाता है, यहाँ पे जस्ट उल्टा होता है। लोअर कंसनट्रेशन से हायर कंसनट्रेशन जाता है थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक ऐसी मेम्ब्रेन, एक ऐसी छन्नी टाइप होती है जिससे आपका जो सॉल्वेंट है, सोल्यूशन है, वो पास होता है। बेसिकली मैं आपको बोलूँ, जो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ पर्टिकुलर साइज़ का ही आपका लिक्विड क्या है उसे पास हो सकता है। जैसे घर की हम लोग छन्नी यूज़ करते हैं, तो छन्नी में क्या होता है, हम जब चाय पत्ती छानते हैं तो चाय पत्ती ऊपर रह जाती है और चाय नीचे चली जाती है। वैसे ही यहाँ पे सेमी परमेबल का काम होगा। अब क्या होता है, आपका जो लोअर कंसनट्रेशन जो सॉल्वेंट है और हायर कंसनट्रेशन जो भी सोल्यूशन है, ठीक है, आपका मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा, हायर टू लोअर, मतलब सोल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ होगा। क्लियर है बात, हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन हो रहा है। तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, इसको बोला जाता है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस is a process in which the flow of solvent molecule from a region of lower concentration to higher concentration through a semi permeable membrane। क्लियर है बात, मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर हो गया और सिंपल डेफिनेशन है सेमी परमिएबल ऑस्मोसिस एंड आपका डिफ्यूजन में। क्लियर है, ये ध्यान रखना है, बहुत बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस है क्या। अब इस फिगर को भी देखते हैं। अब देखिए, जो आपका एक कंटेनर दिख रहा है बड़ा सा, ये आपका सॉल्वेंट है और अंदर एक जो ट्यूब दिख रही है वो उसके अंदर आपका सोल्यूशन भरा हुआ है। तो सोल्यूशन में सॉल्यूट है, सॉल्वेंट तो प्योर सॉल्वेंट है। तो कंसनट्रेशन जो ज़्यादा है वो किसकी है, सोल्यूशन की है, और जिसकी लोअर कंसनट्रेशन है वो हमारा है सॉल्वेंट। अब जो भी आपका लोअर टू मतलब सॉल्वेंट से सोल्यूशन की तरफ आपका क्या जाएगा, मूवमेंट होगा, किसका, लिक्विड का मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि जब आपका सॉल्वेंट से सोल्यूशन में जा रहा है तो उसको बोला जाता है ऑस्मोसिस थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्लियर है। अब यहीं पे हम ऑस्मोटिक प्रेशर डिफाइन करते हैं। अब देखो, ऊपर से जो सोल्यूशन प्रेशर लगा रहा है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन पे, अगर वो बाहर वाले प्रेशर के जिसकी वजह से लिक्विड अंदर की तरफ आ रहा है अगर बराबर हो जाए तो लिक्विड का जो फ्लो होना है वो रुक जाएगा। ठीक है, इसी को बोला जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। डिफाइन करते हैं, इट इज द प्रेशर exerted by the solution from inside on semi permeable membrane which stops the flow of solvent molecules। सिंपल है। तो यहाँ पे हमारा ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर डिफाइन हो गया।
अब एक्सप्रेशन फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर, जैसा कि हमने लास्ट 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में देखा था कि जो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके थे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स ही होंगे, बट एक चेंज यहाँ पे आएगा कि जो भी हम लास्ट 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में बात की थे उसमें क्या था, उसमें हम मोलैलिटी लेते थे, जबकि हम ऑस्मोटिक प्रेशर में मोलैरिटी लेंगे, कैपिटल एम। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, वो क्यों लेते हैं वो हम आगे देखेंगे। फ़िलहाल हम एक्सप्रेशन निकालते हैं। तो एक्सप्रेशन हमारा इस तरह से है। एक चीज़ और है, ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पाई से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो हम एक्सप्रेशन अब देखेंगे, तो पाई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन, जो कि है मोलैरिटी, ठीक है। पाई जो कि प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ टेम्परेचर होता है, ये हमने पढ़ा है, जो कि हमारा गैस लॉ बोलता है। दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड ऑन करते हैं, ऐड ऑन मतलब दोनों को कंपेयर करते हैं, तो पाई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन इनटू टी, ठीक। अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, तो पाई इज इक्वल्स टू आर सी टी। ये कुछ सिमिलर होगा जो आप लोगों ने 11th पढ़ा होगा, विच इज़ पी वी इक्वल्स टू एन आर टी। सिमिलर ही है, वही एक्सप्रेशन भी आएगा, बट यहाँ पे पाई आ जाएगा एज कम्पेयर टू पी, बात वही कर रहे हैं, ठीक है। तो पाई इक्वल्स टू क्या हो गया, आर सी टी। सी क्या है, मोलैरिटी। मोलैरिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसको खोल देंगे तो पाई इक्वल्स टू आर इंटू एन इंटू टी अपॉन वी। तो पाई वी इक्वल्स टू एन आर टी। थोड़ा थोड़ा याद आया, सिमिलर याद होगा, आई गेस आप लोगों ने पढ़ा भी था ये 11th में, जो कि हमारी गैस इक्वेशन है, आइडियल गैस इक्वेशन जो बोलते हैं। तो क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से यहाँ तक। नेक्स्ट हमारा वही काम जो अब तक करते आ रहे थे, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालेंगे बाय यूजिंग ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इक्वेशन का यूज़ करेंगे, पाई वी इक्वल्स टू एन आर टी। अब एन यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, तो एन को नंबर ऑफ मोल्स जब खोलेंगे तो वो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। वापस इक्वेशन में रखेंगे तो पाई वी इक्वल्स टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू आर टी, और एक्सप्रेशन एम बी के लिए हमारे लिए आ जाएगा डब्ल्यू बी इंटू आर टी अपॉन पाई इंटू वी। क्लियर है। ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस हैं, उनको याद रखेंगे, जैसे कि आइसोटोनिक हो गई, हाइपरटोनिक हो गई, हाइपोटोनिक हो गई। उनको समझने से पहले मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाता हूँ, उसे देखेंगे, फिर आगे बात करते हैं। Diffusion is the net movement of molecules down a concentration gradient. This process allows small molecules, such as oxygen and carbon dioxide, to cross the plasma membrane. Most polar molecules, such as sugars and proteins, cannot freely cross this lipid membrane. Although water molecules are polar, they are small enough to pass through the membrane freely. This special case of diffusion that involves the movement of water molecules across a membrane is called osmosis. If a molecule, such as urea, is added to one side of a membrane, it will not be able to diffuse across the membrane because it is both large and polar. Because of its polar nature, it will interact with other polar molecules such as the water. This interaction reduces the number of free water molecules on the right-hand side. With fewer free water molecules on the right-hand side, there is now a net movement of water molecules down their concentration gradient to the side with the urea molecules. Because more water molecules are moving into this area than are leaving, the water level on the right side will rise. If the osmotic concentrations of two solutions are equal, the solutions are isotonic. However, when the solutions have unequal osmotic concentrations, the solution with the higher concentration of solutes is hypertonic, and the solution with the lower concentration of solutes is hypotonic. तो आई होप आप लोगों को इस वीडियो से थोड़ा बहुत क्लियर हुआ हो कि हाइपोटोनिक क्या है, हाइपरटोनिक क्या है और आइसोटोनिक क्या है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को डेफिनेशन दे रहा हूँ आइसोटोनिक की, हाइपरटोनिक की और हाइपोटोनिक की। तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से लिख लेना अपनी कॉपी में, ठीक है। पॉज करके आप लोग वो लिख लीजिएगा। अब आता है आपका एक्सप्रेशन फॉर आइसोटोनिक सोल्यूशन। एक्सप्रेशन कभी कभी एग्जाम में आ जाता है इस पे क्वेश्चन, तो हम लोगों को एक्सप्रेशन लिखना ज़रूरी है। अब आइसोटोनिक वो सोल्यूशन थे जिनमें जब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन पे दोनों साइड पे सेम प्रेशर रहता है, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो एक्सप्रेशन डेराइव किया है उसको अच्छे से देखेंगे कि पाई 1 इक्वल्स टू पाई 2, दोनों तरफ पे जो प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, वो बराबर होना चाहिए, तभी वो आइसोटोनिक सोल्यूशन कहलाया जाएगा।
नेक्स्ट टॉपिक हमारा डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर या प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर भी बोलते हैं। बहुत ज़्यादा यूज़फुल और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इसको हम रिवर्स ऑस्मोसिस भी बोलते हैं। अब रिवर्स ऑस्मोसिस इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये ऑस्मोसिस का जस्ट अपोजिट है। अब ऑस्मोसिस में क्या हो रहा था, आपका जो भी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल या जो भी पार्टिकल्स के मूवमेंट हो रहा था वो लोअर टू हायर हो रहा था, मतलब सॉल्वेंट से सोल्यूशन की तरफ जा रहा था। इसके बाद हमने देखा था ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या था, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स टू द सोल्यूशन। अगर हम एक प्रेशर लगा के रोक दें तो उस प्रेशर को बोला जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। बात समझ में आई? अब जो भी मूवमेंट हो रहा था लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन बाय अप्लाइंग ऑस्मोटिक प्रेशर, हमने उसे रोक दिया। अगर जैसे ही हम ऑस्मोटिक प्रेशर से थोड़ा भी ज़्यादा प्रेशर अगर बढ़ाएं तो अब क्या होगा, मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। कहाँ से, सॉल्यूशन से सॉल्वेंट में। तो यही प्रोसेस का यूज़ करके हम जो भी सी वाटर है या जो भी इम्प्योर वाटर होता है उसको प्योरीफाई करते हैं। ठीक है, तो आप एग्जाम्पल में देखिए जो डायग्राम बना हुआ है, एक लेफ्ट में जो प्योर वाटर है और राइट में सॉल्ट वाटर है। ऊपर हमने राइट हैंड साइड पे ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर स्टार्ट किया लगाना बाय यूजिंग पिस्टन। जैसे ही प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा लगेगा तो जो सॉल्ट वाटर में वाटर है वो क्या होगा, वो मूव करने लगेगा बाय थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब सॉल्ट तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से मूव नहीं करेगा, जैसे मैंने बताया था एक छन्नी टाइप है, वो नहीं पास करेगा। तो ये जो आपका यूज़ होता है, आपके घरों में भी यूज़ हो रहा है, आरओ जिसको बोलते हैं, तो वो रिवर्स ऑस्मोसिस के थ्रू ही प्योरीफाई होता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से याद रखना है इसको, क्या हो रहा है रिवर्स ऑस्मोसिस में। ओके, नेक्स्ट एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है, शायद आपके भी एग्ज़ाम में आए, कि why is osmotic pressure method is the best method to calculate the molecular masses of polymer biomolecule। अब इसका आंसर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। इसके दो तीन रीजंस हैं। पहला रीज़न तो ये है कि जो भी इस पे इसकी कैलकुलेशन होती है वो सारी की सारी रूम टेम्परेचर पे होती है, ना ही हमें फ्रीज़ करना है ना ही हमें कुछ बॉयल करना है। तो जो भी नॉर्मल कैलकुलेशन होनी है वो रूम टेम्परेचर पे होगी। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये, जो भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का इसका ऑस्मोटिक प्रेशर का जो मैग्नीट्यूड आता है वो बहुत ज़्यादा कंसिडरेबल होता है, मतलब बड़ा होता है, जिसको आप कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, तीसरी चीज़ ये है कि आपका जो बायोमोलिक्यूल्स हैं, पॉलीमर्स हैं, वो रूम टेम्परेचर पे स्टेबल हैं। ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर हम इज़ द बेस्ट मेथड टू कैलकुलेट, बिकॉज जो भी कैलकुलेशन हम ऑस्मोटिक प्रेशर में कर रहे हैं वो रूम टेम्परेचर पे है। ना ही हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं, ना ही टेम्परेचर घटा रहे हैं या बढ़ा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हम जो भी कैलकुलेशन कर रहे हैं वो रूम टेम्परेचर पे है। तो ये तीन रीजंस हैं जो कि आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्यों है बेस्ट मेथड टू कैलकुलेट मोलर मास, शायद आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो उनमें से एक है, व्हाट इज़ एडेमा। एडेमा हमारी एक ऐसी बीमारी होती है जो लोग एक्सेस ऑफ सॉल्ट खाते हैं या सॉल्टी फूड्स खाते हैं। अब क्या होता है, जब हम सॉल्ट खाते हैं, जब इनटेक ज़्यादा हो जाता है तो ब्लड सेल्स हमारे क्या होने लगते हैं, स्वेल होने लगते हैं ड्यू टू ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस होने की वजह से ब्लड सेल्स हमारे बढ़ रहे हैं, वाटर रिटेंशन बढ़ रहा है, तो इसीलिए क्या होता है, बॉडी में फ्लफीनेस आती है। नेक्स्ट, व्हाट हैपन व्हेन ब्लड सेल्स आर प्लेस्ड इन प्योर वाटर। ब्लड सेल्स को अगर प्योर वाटर में रख देंगे तो क्या होगा, जैसे घर में रेजिन होता है, रेजिन को अगर आप पानी में डाल दो क्या होता है, वैसे ही ब्लड सेल हमारा क्या हो जाएंगे, वही काम करेंगे। रेजिन रात में आपने पानी में डाल दिया, रेजिन मतलब किशमिश अगर आपने पानी में डाल के रख दिया तो सुबह तक स्वेल हो जाता है, वही हमारा क्या होगा, ब्लड सेल के साथ होगा। प्योर वाटर क्या करेगा, ड्यू टू ऑस्मोसिस वो स्वेल अप हो जाएंगे। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि वो बर्स्ट हो जाए, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि व्हाट हैपन्स व्हेन ब्लड सेल्स आर प्लेस्ड इन सेलाइन वाटर। अब सेलाइन वाटर मतलब सॉल्टी वाटर में जब हम ब्लड सेल को रखेंगे तो क्या होगा। अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में जैसे हमने देखा कि जो ब्लड सेल थे वो क्या हो रहे थे, स्वेल हो जा रहे थे ड्यू टू इनटेक ऑफ जो भी पानी है वो क्या हो रहा है, इनटेक लेने की वजह से वो स्वेल हो जाएंगे और इतना ज़्यादा स्वेल हो जाएंगे कि शायद वो बर्स्ट भी हो जाए। जबकि यहाँ पे उल्टा होगा, यहाँ पे रिवर्स ऑस्मोसिस होने की वजह से जो भी वाटर होगा वो बाहर आ जाएगा। जैसे कि घर में आप लोग नॉन वेज बनाते होंगे तो नॉन वेज बनाने से पहले क्या करते हैं हम लोग, उसे एक सॉल्ट छिड़क देते हैं, जैसे उसी लिए डाला जाता है सॉल्ट कि जो भी उसमें वाटर है, इनके जब भी आपने उसे वॉश किया है तो जो वाटर रह गया है वो वाटर क्या करे, वो बाहर आ जाए।
जिसकी वजह से आपका चिकन बहुत अच्छे से, या नॉन-वेज जो भी है हम बना रहे हैं, वो बहुत अच्छे से पक सके। ठीक है? तो ये मेरे ख़्याल से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा यहाँ पे। तो ये 3-4 क्वेश्चन हैं जो कि बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, तो ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे हमारा एक बहुत इम्पोर्टेंट और एक बहुत बड़ा टॉपिक विच इज़ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ख़त्म हो गया है। ठीक है? तो नेक्स्ट हमारा कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और बच रहे हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उससे पहले आप लोग मुझे जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, जो भी जहाँ पे भी न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आ रही है, वो मुझे बताएँ। वो हम एक पर्टिकुलर उसके लिए डेडिकेटेडली वीडियो बना देंगे जिसमें हम सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है? तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।